नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2022 का जो हमारा एग्जाम होने वाला है, जिसकी आईबीपीएस कैलेंडर के अंदर एग्जाम डेट्स भी हमारे पास में, एग्जैक्ट एग्जाम डेट्स भी हमारे पास में, उसकी आज से ही अगर हम लोग तैयारी करें तो किस तरीके से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और हम लोग अपने तैयारी को उस लेवल पे ले जा पाएंगे, हम लोग इजीली एग्जाम क्रैक कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ कि ये एग्जाम उन लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनको लगता है कि सर मेरा मैथ्स रीजनिंग तो बहुत अच्छा है, मेरे बाकी चीजें भी मैं पढ़ लेता हूँ जीके वगैरह, लेकिन मुझे इंग्लिश से समझ में नहीं आता है, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रहा। तो ये एग्जाम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। प्री में तो इंग्लिश आता ही नहीं है, मेंस में आपको इंग्लिश देना ही नहीं है अगर आपकी वीक है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में वहाँ पे ऑप्शन आता है, आप सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो दूसरा भी। इसलिए ये एग्जाम उन लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनकी इंग्लिश के साथ में थोड़ी सी दिक्कत है। अब देखो, मैं आपके साथ में अभी इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास में एग्जाम डेट्स तो है आईबीपीएस कैलेंडर में आ चुकी है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी भी नहीं आया है। तो कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में वो तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में सोचेंगे कि हाँ अब मैं तैयारी कर लूँ। लेकिन एक बार समय निकल जाता है ना, उसके बाद में आपको ये अफसोस ही रहेगा कि यार चीज़ों को करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं ये टॉपिक भी पढ़ना चाहता हूँ, वो टॉपिक भी पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन टाइम लिमिट मेरे पास में हो गई है, क्योंकि उसके बाद में बहुत कम समय बचता है, तो वो सारी चीज़ें आप कर ही नहीं पाते। आपको अफसोस होता है कि मैंने समय पे तैयारी क्यों नहीं स्टार्ट की। तो आपको पता है जब ये होना है तो हम ऐसा अफसोस होने क्यों दें, हम टाइम पे ही संभल जाएं और टाइम पर ही हमारी तैयारी स्टार्ट कर ले। आप एग्जाम डेट्स जब मैं आपको बताऊंगा तो बताऊंगा कितना टाइम बचा हुआ है, सफिशिएंट टाइम है, उसमें कैसे तैयारी हो सकती है, एक एक डिटेल में टॉपिक के बारे में बात करूंगा। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपको समय पर ही स्टार्ट करना पड़ेगा तैयारी करना। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम लोगों को, हमने सोच ही लिया है कि एग्जाम क्रैक करना है, तो वो सोच लिया है वो हो जाएगा, लेकिन आपको शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी, अभी से ही करनी पड़ेगी, उसको डिले नहीं करना है बिल्कुल भी। और कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, एक एक सब्जेक्ट में, एक एक टॉपिक के बारे में मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, तो आपको एक पूरा अंदाजा हो जाएगा। हर टॉपिक में मैं आपको ये बताता हुआ चलूंगा कि इसकी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है सोल्व करने की, और उसका कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें मैं पहले एग्जाम डेट्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कब तक हमारी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। फिर एग्जाम पैटर्न प्री और मेंस का, उसके बाद में सारे सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज मैं आपको पूरा बताते हुए चलूंगा कि उस टॉपिक को कैसे तैयार करना है, उसमें आपकी समय कैसे बचा सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। फिर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको डिस्कस करूंगा कि जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको कुछ मैं डेली टास्क या फिर डेली टारगेट्स की एक लिस्ट दूंगा, इसी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। उससे आपका जो स्पीड वाला जो इश्यू है ना कि भाई सर मेरे को टाइम ज्यादा लग जाता है, स्पीड मेरी नहीं बन पा रही है, वो यहाँ से रिजोल्व हो जाएगी। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये अगर आपने कर लिया, 2-3 महीने फॉलो कर लिया, तो आराम से आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। आपको खुद को लगेगा, महसूस हो जाएगा कि हाँ मेरी स्पीड मतलब इंक्रीज होने लग गई है, और आगे जाके फिर आप लोग अच्छे से एग्जाम के अंदर भी उसी स्पीड के साथ में क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ हमें पता होनी चाहिए, हमारे स्टेट की स्टेट वाइज कट ऑफ रहती है, स्टेट वाइज वैकेंसी होती है आरआरबी के अंदर। तो आपको आपके ने स्टेट का आप कट ऑफ नोट कर लीजिएगा, उसके आधार पे आप थोड़ा ऊपर नीचे करके आपको माइंड में एक सेटअप टारगेट होना चाहिए कि भाई इतने मार्क्स तो मुझे आने चाहिए। उसके बाद में देखो, मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, वो हमारी तैयारी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं कुछ की पॉइंट्स आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट के बारे में कि मॉक टेस्ट आपको हेल्प कैसे करते हैं एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, मॉक टेस्ट आपको फायदा कैसे करेगा वो नहीं पता होता। वो बस ठीक है मॉक टेस्ट दे लिया, मेरे इतने नंबर आए, वो डिस्कस कर लेते हैं, पर उसको अच्छे से एनालिसिस कैसे करना है, मॉक टेस्ट का लॉजिक क्या होता है, उसको क्यों हम लोग सोल्व करते हैं, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, और उसको एनालिसिस करके आप अपनी परफॉर्मेंस में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हो, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो एग्जाम डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आरआरबी के अंदर एक तो ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी होती है, एक ऑफिसर स्केल की होती है, यानी ऑफिस असिस्टेंट को आप क्लर्क बोल देते हो, ऑफिसर स्केल को आप लोग पीओ बोल देते हो एक तरीके से जनरल भाषा के अंदर। तो जो क्लर्क या फिर ऑफिस असिस्टेंट की जो वैकेंसी होती है, ठीक है, उसमें भी प्री मेंस का एग्जाम होता है। ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 3, ये 3 लेवल होते हैं। तो इसमें जो ऑफिसर स्केल 2nd और 3rd होते हैं, इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन डिग्री चाहिए आप लोगों को, जैसे कुछ लॉ की वैकेंसी आएंगी, कुछ लोग जो एग्रीकल्चर वाले होते हैं उनकी वैकेंसी आती है। तो ये कुछ अलग टाइप की वैकेंसी होती है। लेकिन जनरल अगर आपने डिग्री कर रखा है, जनरल अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप ऑफिसर स्केल 1st का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑफिसर असिस्टेंट का भी कर सकते हैं। तो हमारा जो मेनली फोकस रहेगा वो इन्हीं 2 वैकेंसी पे रहेगा, क्योंकि 99% स्टूडेंट इन्हीं के ऊपर फाइट करते हैं, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड डिग्री वाली होती है। तो इसके अंदर सिंगल एग्जाम ही होता है, प्री तो इसके अंदर होता ही नहीं है। तो इसके बारे में जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद में जो स्पेसिफाइड चीजें आएंगी तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं है, इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो देखो, अगर मैं प्री की बात करूं, जो आईबीपीएस कैलेंडर के अंदर जो डेट्स आई हैं
वो 7 अगस्त को, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 20 अगस्त और 21 अगस्त 2022, इन डेट्स को आपका प्री एग्जाम होगा ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल। यानी कि आपका 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। पहले जैसे मान लो ऑफिसर स्केल हो गया, फिर ऑफिस असिस्टेंट हो गया, तो इन 4 मतलब आपका ये मान के चलो अगस्त के अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे दोनों पीओ और क्लर्क मिला के। फिर जो मेंस एग्जाम आएगा ना, मेंस एग्जाम ऑफिसर स्केल में 24 सितंबर को होगा और ऑफिस असिस्टेंट का 1 अक्टूबर को होगा। ओवरऑल अगर हम लोग मान के चलें, अगर प्री और मेंस सब कुछ मान के चलें, तो हमारे पास में 6 से 8 महीने का समय है आरआरबी की एक अच्छी तैयारी करने के लिए। और मैं यकीन मान के चलो, अगर आपने आज से शुरुआत की और 6 से 8 महीने मेहनत कर लेना, तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी बड़ी तो ये चीज ही नहीं है। कंपटीशन का माहौल थोड़ा सा लेवल अप हो गया है, लेकिन अगर समय पर तैयारी स्टार्ट कर ली तो आप औरों से अपने आप ही आगे हो जाओगे। तो 6 से 8 महीने का एक सफिशिएंट टाइम है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसमें आपको क्या क्या करना है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको खुद को मन में ये ठाननी पड़ेगी अभी से कि हाँ मुझे करना है अभी से ही, वेट नहीं करना है कि सोते रहे नोटिफिकेशन आने तक। उसके बाद में तो धोखे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जब नोटिफिकेशन आने के बाद में तैयारी नहीं हो पाती, 1-2 महीने में तो बिल्कुल नहीं हो पाती। 1-2 महीना में वो लोग जो लोग तैयारी बहुत टाइम से कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते हैं, उसको मतलब पूरा का समेट लेते हैं एक जगह पे। जो तैयारी की है, इधर उधर कोई टॉपिक पढ़ा था, रिवाइज नहीं किया बहुत दिनों से, वो रिवाइज करके अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत ही उसके बाद में करेंगे तो फिर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो 6 से 8 महीने का जो हमारे पास समय है, इसके अंदर हमें किस तरीके से तैयारी करनी है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि हमारा एक बैंकर्स पॉइंट नाम से एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे लाइव बैचेज वगैरह चल रहे हैं। हमारा एक स्पेशलाइज्ड कोर्स 2022 में आपको नौकरी दिलाने के लिए बैंकर्स पॉइंट मेंटरशिप प्रोग्राम, एक बड़ा ही अलग तरीके का डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम भी यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसमें आपको लाइव क्लासेज, पीडीएफ, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ में पूरी की पूरी क्लासेज, प्रैक्टिस क्लासेज अलग से, टॉपिक वाइज क्लासेज अलग से, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो आप उसको अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो बैंकर्स पॉइंट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है किसी कोर्स वगैरह में इनरोल करने में, तो यहाँ पे आप लोग इन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। चलो, सबसे पहले पैटर्न की मैं बात करता हूँ। तो प्री का जो पैटर्न होता है या मेंस का पैटर्न होता है, पीओ क्लर्क में सेम ही होता है। पैटर्न में कोई फर्क नहीं होता। पीओ क्लर्क का मतलब ऑफिस असिस्टेंट मींस क्लर्क, ऑफिसर स्केल 1 मींस पीओ। मैं इस तरीके से जनरलाइज वर्ड में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, इसलिए इसको बोल रहा हूँ। तो इनका जो प्री का जो पैटर्न है वो सेम रहता है। और यहाँ पे इंग्लिश आती नहीं है, सिर्फ देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग, यही 2 चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं, दूसरी पूछी ही नहीं जाती है। और इसमें 40-40 क्वेश्चन आते हैं और 40-40 मार्क्स के होते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन हो गए, 80 मार्क्स के हो गए, और ओवरऑल आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है। जैसे आईबीपीएस पीओ क्लर्क उनमें जो होता है उसमें आपको 20-20 मिनट मिलते हैं। 20 मिनट मैथ्स के लिए, 20। यहाँ पे अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा टाइम आप मैथ्स में दे दो, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग में दे दो। लेकिन हम लोग बैलेंस बना के चलते हैं कि 22 से 23 मिनट का टाइम एक सब्जेक्ट में देते हैं, 22 साइड बाई 23 मिनट का। तो अगर आधा आधा हम लोग टाइम देंगे दोनों सब्जेक्ट में, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आरआरबी में पेपर का लेवल बहुत ईजी होता है, क्लर्क में तो बहुत ही ईजी लेवल होता है, बहुत ही इजी लेवल होता है। का मतलब कोई लेवल ही नहीं होता है, बस आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए उसमें। तो सिर्फ स्पीड पे काम करना है अगर आप कोई ही टारगेट कर रहे हैं तो। और पीओ के अंदर भी पेपर इजी लेवल ही होता है, इजी टू मॉडरेट ही होता है, लेकिन थोड़ा सा क्लर्क से जरूर लेवल अप में यहाँ पे बोल सकता हूँ। लेकिन क्वेश्चन भी वही है, सिलेबस भी वही है, टॉपिक भी वही है, इसलिए आप दोनों की ही तैयारी साथ में लेके चलो। इसलिए मैंने एक कंबाइंड वीडियो बना दिया पीओ क्लर्क के लिए, अलग अलग मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ। तो इसमें देखो आप लोगों को कोई भी वो नहीं है, मतलब कोई इसमें इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं है। आप लोग अगर मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अपनी, तो आराम से आप लोग प्री का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं मेंस के एग्जाम की बात करूं, तो मेंस के एग्जाम में रीजनिंग का जो पेपर आता है उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस में 40 आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 आते हैं। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आप इसमें चॉइस कर सकते हैं, चॉइस आपके पास होगी। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपकी अच्छी है तो इंग्लिश भी दे सकते हैं, किसी की इंग्लिश अच्छी है तो यानी कि ये वैकेंसी उसके लिए आप भी दे सकते हैं, इंग्लिश भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो हिंदी का पेपर भी दे सकता है। हिंदी लैंग्वेज में वही क्लोज टेस्ट, आप लोग का फिल इन द ब्लैंक, ऐसे टॉपिक आते हैं, वो आप इजीली कर लोगे अगर हिंदी बैकग्राउंड से हो तो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आप लोगों को। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं मानता हूँ जिनकी इंग्लिश कमजोर है उनके लिए, इसी वजह से इस पेपर को 40 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे भी। और कंप्यूटर के यहाँ पे 40 क्वेश्चन आते हैं। जो मार्क्स होते हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में से जो भी आप चॉइस करेंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन होंगे लेकिन मार्क्स 20 के ही होंगे यहाँ पे।
मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा कि किसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आता है, प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, सारी चीजों का डिस्कशन करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो लेकिन पैटर्न आपको एकदम से फिक्स होना चाहिए। टोटल मिला के आपके कितने हो जाते हैं भाई, 200 क्वेश्चन हो जाते हैं, 200 मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये मेंस का पैटर्न होता है। टाइम की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 2 घंटे का ओवरऑल टाइम मिलता है। मतलब 2 घंटे में सेक्शन वाइज कोई टाइम नहीं, 2 घंटे में ओवरऑल पूरा पेपर आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करना है। 2 घंटे में आप लोग रीजनिंग मैथ्स में कहाँ पे कितना टाइम देना चाहते हैं उसका कोई लॉजिक नहीं है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से पूरा टाइम को डिवाइड कर सकते हैं और उस हिसाब से आप लोग मैनेज कर सकते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं जनरली एग्जाम में कि जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के अंदर हम फास्ट क्वेश्चंस करें और जितना ज़्यादा समय हो सके वो रीजनिंग और मैथ्स के पेपर में दें ताकि हमारा स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बन पाए, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन पढ़ के सीधा आंसर करना होता है, यहाँ पे हमें सॉल्यूशंस करने होते हैं, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है रीजनिंग और मैथ्स के अंदर। तो वो स्ट्रेटेजी हम लोग बना लेंगे जब पेपर देने जाएंगे। उससे पहले हमें बात करनी चाहिए कि तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है हम लोगों को। तो रीजनिंग का सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं पीओ के लिए अलग बताऊंगा, कलर के लिए बताऊंगा, लगभग सिलेबस सेम ही होता है। बस एक आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ कि पीओ और कलर में क्वेश्चंस का जो वेरिएशन होता है, कौन से टॉपिक से इधर उधर क्वेश्चंस हो जाते हैं, मतलब कौन से टॉपिक में ज़्यादा पूछे जाते हैं, कम पूछे जाते हैं, थोड़ा सा फर्क रहता है, तो वो मैं दिखाने के लिए। बाकी ओवरऑल अगर सब सिलेबस की बात करेंगे तो पीओ कलर में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, सेम चीज़ वही पूछी जाती है। अब जैसे पीओ के अंदर, प्री के अंदर पिछली बार जितने जितने क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे एक अंदाजा हम लेंगे कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से आप लोगों के 22 क्वेश्चन आए थे। यानी कि आप मान के चलो 40 में से है ना 18 से 25 क्वेश्चन के बीच में आप लोगों को पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के मिलने हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब मैं टॉपिक वाइज आपको बताता चलूंगा तैयारी कैसे करनी है आप लोगों को। देखो, पजल और सिटिंग में सबसे पहले बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, अप्रोच बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो सबसे पहले अप्रोच सीखनी है। उसके लिए मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूँ। एक हमारा मेरा यानी कि रीजनिंग के पजल सिटिंग अरेंजमेंट का 3-3.25 घंटे का एक वीडियो आपको मिलेगा। आप लोग सर्च करेंगे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बैंकर्स पॉइंट, तो वहाँ पे वो आ जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को एक फ्री उड़ान बैच हम लोगों ने यूट्यूब पे लॉन्च किया था। उस फ्री उड़ान बैच के अंदर हम लोगों ने पजल्स की बहुत सारी क्लासेस लगाई थी, सिटिंग अरेंजमेंट की बहुत सारी क्लासेस लगाई थी। तो उन क्लासेस को आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखना है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी उड़ान बैच रीजनिंग या फिर पजल सिटिंग अरेंजमेंट। उसमें आप लोगों को 10-12 जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसमें हर पैटर्न का क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये 2 चीजें करने से आपके बेसिक्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। बाकी डेली टास्क में जब मैं बताऊंगा आप लोगों की पजल सिटिंग अरेंजमेंट कैसे स्पीड उसमें कैसे इंप्रूव करनी है, वो डेली टास्क के अंदर जब हम लोग डेली जो टारगेट होंगे वो देखेंगे, उस टाइम पे हो जाएगी। पेयरिंग से क्वेश्चन आया था, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऊपर कुछ क्वेश्चन होगा। वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। सिलोलिज्म के आप लोगों के 3 क्वेश्चन आए थे। तो सिलोलिज्म के जैसे पिछली बार तो 3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन आप मान के चलो जनरली 3 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 5 क्वेश्चन का सेट भी आप लोगों से पूछा जाता है। सिलोलिज्म में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि जो ओनली फ्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ज्यादा आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो उसको भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। अब देखो, सिलोलिज्म टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये 5 मार्क्स का लगभग टॉपिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ड फॉर्मेशन, पेयरिंग, ये सारे तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाले टॉपिक में ही हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसलिए बस ये क्वेश्चन का टाइप था, इसलिए अलग अलग लिखा हुआ है, तो इसकी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को इसको तैयार करना है। फिलहाल हम सिलोलिज्म पे बात करते हैं। सिलोलिज्म जो टॉपिक है ना, उसमें थोड़ी सी समझ होना जरूरी है बस, और कोई उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, कुछ सोल्व करना है ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक उसको बना लेते हैं अगर हम लोग सही अप्रोच से उसको नहीं जाके सोल्व करते हैं। तो सिलोलिज्म अपने चैनल के ऊपर अगर आप जाके देखोगे तो सिलोलिज्म की वीडियोस पे 20-20 लाख व्यू भी हैं कुछ वीडियोस के ऊपर। तो उन्होंने वो वीडियोस बहुत अच्छी अप्रोच से समझाने में कामयाब रहे हैं पहले से। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो वो जाके देख लीजिएगा, ताकि वो जो सही अप्रोच है जिससे बहुत सारे लाखों बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व किए, वो अप्रोच आप भी सीख सकें। ओनली फ्यू, बहुत सारे स्टूडेंटों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत ही इजी वे में कंसेप्ट इसका मैंने समझाया है। लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, उसके लिए आपको लेक्चर जाके देखना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता है, यहाँ पे सिलोलिज्म आगे बैंकर्स पॉइंट अपना यूट्यूब का नाम लिख दीजिएगा, वो टॉपिक के कुछ वीडियोज आ जाएंगे, उसमें देखेंगे, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अंडरस्टैंडिंग का मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और फिर डेली टारगेट्स के ऊपर आएंगे, तब जाके स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी साथ में। लेकिन पहले कंसेप्ट और सही अप्रोच बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, शुरू में ही गलत अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसकी करेक्ट और सही अप्रोच अगर आपने सीख ली, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप लोग 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन इसके सोल्व कर देंगे। इतना कम समय में आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं अगर आपको सही अप्रोच पता हो तो। उसके बाद में बात करते हैं इनइक्वालिटी।
इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे, लगभग 5 क्वेश्चन हर बार आते हैं इसके 5 क्वेश्चन। इसमें मैंने एक कंसेप्ट बनाया, एक अप्रोच बनाई है जिसमें आपको पेन पेपर टच ही नहीं करना है। कई बार पहले क्या होता था कि जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आते थे उनमें 2-3 स्टेटमेंट आके उसको कंबाइन करना बताते थे टीचर, उसके बाद में पेपर पे लिखना पड़ता था, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता था, बहुत टाइम खराब हो जाता था उसके अंदर। लेकिन एक बहुत ही इजी अप्रोच, जिसको मैंने ओपन गेट क्लोज गेट समझने के लिए, जुगाड़ बनाने के लिए वो बोल दिया है, उस अप्रोच से आप जाएंगे तो यकीन मानिए आप लोग 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन से सोल्व कर पाएंगे। और ये कब कर पाएंगे? जब आपकी अप्रोच सही होगी, आपका मेथोडोलॉजी सही होगा। तो वो मेथड भी आप लोग बिल्कुल, आपके पास में बहुत सारे उसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं और ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर, बस आपको वही बैंकर्स पॉइंट इनइक्वालिटी सर्च करना है, आपका टॉपिक आ जाएगा। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये कि ओपन गेट क्लोज गेट वाले मेथड से आपको पेन भी टच नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो वो बड़े ही सरल तरीके से हम लोग उसको सीख सकते हैं। उसके बाद में डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन से मिला के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन दोनों की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो लगभग 4 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, दोनों को मिला के। अब इनके भी हम लोगों ने लेक्चर्स डाल रखे हैं, इनकी सही अप्रोच भी हम लोगों ने डाल सकी है, लेकिन इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ कंसेप्ट बेस काम नहीं होता है। जैसे सिलोजिज्म तो एक इनइक्वालिटी कंसेप्ट बेस काम है, एक बार देख लिया तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही समझ में आ जाएगा फिर चीज़ें। लेकिन डायरेक्शन ब्लड रिलेशन में क्या है कि चीज़ें वेरी करती हैं, क्वेश्चंस के जो टाइप्स है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम डेली टारगेट्स के थ्रू हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इसके बेसिक सीखने पड़ेंगे और उसके बाद में हम लोग स्पीड पे काम करेंगे। कई लोग क्या करते हैं, पहले दिन से बोलते हैं बैंक एग्जाम में तो स्पीड स्पीड स्पीड, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्या करोगे स्पीड का। और कई लोग स्पीड करने के चक्कर में एक्यूरेसी को खराब कर देते हैं। तो जब आपका क्वेश्चन ही गलत हो रहा है तो फिर क्या ही कर लोगे, 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर तो लिया लेकिन गलत कर दिया, उसमें से 5 सोल्व किए 2 गलत कर दिए, तो क्या मतलब हुआ, वो तो माइनस में हो गया सब कुछ। इतने हाई कंपिटेटिव माहौल में अगर हम ऐसे एक्यूरेसी को गड़बड़ कर देंगे तो फिर हमारा सिलेक्शन होना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक्यूरेसी और स्पीड को बैलेंस करते हुए चलना है और हमें कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग करनी है। सबसे पहले कंसेप्ट को अच्छे से सीखना है, कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से सीख लिया, उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में डेली टारगेट्स लगाएंगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। तो ये आपका पीओ का आपका सिलेबस हो गया। अब देखो, ये तो मैंने पिछली बार के का मैंने बताया कि क्या क्या पूछा गया था। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई और इसमें क्या क्या पूछ सकता है। एक टॉपिक होता है डेटा सफिशिएंसी, एक टॉपिक होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, एक टॉपिक और होता है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो आपका जो डेटा सफिशिएंसी है उसमें कुछ भी नया नहीं है। डेटा सफिशिएंसी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो वो पजल पे आधारित होगा, ब्लड रिलेशन पे आधारित होगा, डायरेक्शन पे आधारित, तो जो ऊपर टॉपिक देखिए उन्हीं के ऊपर आधारित होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। इसमें 2 स्टेटमेंट दिया होता है और फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि किसकी सहायता से, कौन सी स्टेटमेंट की सहायता से हम इसका आंसर दे सकते हैं, उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जब तब नया नहीं लगे, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है। और ये लगभग जब पूछा जाता है तो 5 मार्क्स का ही पूछ लिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है, इसके अंदर सारे टॉपिक वही है, टॉपिक कुछ अलग से नहीं है, बस क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग है, इसलिए हम इसको डाटा सफिशिएंसी बोल देते हैं। ऊपर वाले सारे टॉपिक अगर आपके क्लियर है तो इसका तो आप लोग इजीली आंसर कर पाएंगे। लेकिन इसके क्वेश्चंस देख के जाने ताकि हमें पैटर्न का पता लग जाए, हम उस पैटर्न में कंफ्यूज नहीं हो जाए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यहाँ पे 3 टाइप की सीरीज बनती है। ठीक है, पीओ की अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चंस यहाँ पे अगर कभी पूछेगा किसी शिफ्ट में तो 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 3 टाइप की सीरीज में, एक तो सिंपल सीरीज होती है जिसमें कुछ नंबर्स, कुछ सिंबल्स और कुछ अल्फाबेट्स एक लाइन में ऐसे लिख के दिए होते हैं, फिर पूछेगा दाएं से 5वां कौन है, बाएं से 6ठा कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तो एक सिंपल लेवल की होगी। दूसरी होती है जिसमें 3-3 नंबर होते हैं, जैसे 243, 426, ऐसे 548, ये नंबर लिख दिए। अभी नंबर्स के साथ में वो कुछ अरेंजमेंट कराएगा, ओड इवन बोलेगा, उसमें अगली डिजिट से रिप्लेस कर दो, माइनस कर दो, इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट इसमें करेगा, कुछ लैंग्वेज बनाएगा, उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन करेगा। तो इसमें बड़ा ट्रिकी दिमाग लगाना पड़ता है टाइम को बचाने के लिए। उसके अलावा जैसे ये 3-3 नंबर्स के सेट दे रखे हैं, वैसे ही आपको अल्फाबेट के सेट भी दे सकता है, जैसे ABC दे दिया, CAT दे दिया, VOY दे दिया। ठीक है, ये ऐसे करके आपको 3-3 लेटर्स के वर्ड दे दिए। अब इसके अंदर वो कुछ अरेंजमेंट करेगा, कॉन्सोनेंट, वोवल, इस तरीके की लैंग्वेज वहां पे बोलेगा। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जब भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस देखते हैं ना किसी भी पेपर में, तो हमें लगता है यार ये तो मैं कर ही लूंगा, दाएं बाएं तो करना है, एक जोड़ना है, घटाना है। लेकिन अगर आपकी सही से प्रैक्टिस नहीं है तो टाइम इतना खराब कर देगा ये वाला टॉपिक एग्जाम के अंदर कि बाकी टॉपिक को करने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा।
इसलिए टॉपिक कीजिए, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। ये दोनों जो सीरीज है इनमें तो बड़ी टेक्निक लगानी पड़ती है टाइम बचाने के लिए। टाइम बचाना इसमें मुश्किल है, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा, उसकी सही अप्रोच आपको सीखनी पड़ेगी, तो उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग की बात मैं करता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग में देखो, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग जनरली पूछी जाती है। चाइनीज या फिर वो कुछ वर्ड्स को कुछ उसमें सिंबल्स के अंदर वो कन्वर्ट करके लिख देते हैं, उसका कोड बना देते हैं, तो वो कोडिंग डिकोडिंग होती है। आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा कोडिंग डिकोडिंग फॉर बैंक एग्जाम्स या फिर कोडिंग डिकोडिंग बैंकर्स पॉइंट, तो आपको एक पैटर्न पता लग जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। लेकिन सही चीज होती है कि टाइम लिमिट में कर ले। अगर आप 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, तो मान के चलो आपको नहीं आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग। ये सिंपल जो टॉपिक होते हैं वही होते हैं जहां पे हम लोग टाइम बचा सकते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग की अगर सही अप्रोच, जिनको मैं 3 रूल अप्रोच बोलता हूँ, मैंने 3 रूल अप्रोच पढ़ाई भी है, उससे आपको 2 मिनट में 5 क्वेश्चन करने में 101% कर ही पाएंगे आप लोग। बड़ी सहायता मिलती है उस मेथड से, और कंफ्यूजिंग नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट हो जाता है अपने माइंड में कि भाई हाँ यही करना है इसके अंदर, और इससे अपना क्वेश्चन 101% सोल्व हो ही जाना है। तो वो वाली अप्रोच आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी, जो 3 रूल अप्रोच मैंने बताई है, तो उससे आप पूरा पूरा पेपर टाइमली सोल्व कर पाएंगे। तो मैंने प्रयास ये किया है, देखो एक एक टॉपिक पे वैसे तो डिटेल में बात करनी, मतलब जब टॉपिक पढ़ते हैं तभी बहुत डिटेल में बात होती है, लेकिन मैंने प्रयास किया कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक चीज और थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो टॉपिक है ना, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट 3 टाइप के होते हैं। एक सर्कल वाला सिटिंग अरेंजमेंट होता है, एक स्क्वायर होता है, और एक लाइन वाला होता है। और आजकल कुछ अजीब अजीब ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट भी पूछने लगे जिसमें षटभुज बोल देगा एक, ठीक है ना, हेक्सागन बोल देगा कि उसके ऊपर 8 लोग बैठे हुए हैं, तो वो अपना अपना तरीका होता है बोलने का। तो इसके अंदर पहले आपको बेसिक्स पे जाना है, जिसे मैंने बता दिया। तो यही टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसमें डायरेक्शन कभी सेंटर की साइड हो, कभी आउटसाइड हो, वेरिएबल चेंज हो जाएगा। दूसरा, आपको पजल के अंदर, ठीक है, पजल के अंदर क्या क्या पढ़ना है। एक तो वेरिएबल वाली पजल होती है जिनको हम कैटेगरी बेस्ड पजल भी बोल देते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे बोलते हैं ABCDEFGH, ये 8 लोग हैं, 8 अलग अलग शहरों में रहते हैं, 8 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिर वो ऊपर नीचे करके उसमें टेबल बनवाएगा आप लोगों से। तो वो वेरिएबल या कैटेगरी बेस्ड जो पजल होती है वो। उसके बाद में फ्लोर बेस्ड पजल, फ्लोर के साथ में फ्लैट मिक्स होके भी आ रहा है आजकल, ठीक है। तो फ्लोर प्लस फ्लैट वाली पजल भी आपको आनी चाहिए, और फ्लोर की जो अकेली पजल होती है वो भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एक बॉक्स पजल होती है, वो आपको आनी चाहिए। एक कंपैरिजन बेस्ड पजल होती है, ये तो वहां मान लो हर पेपर में मिलेगी आपको, और इसके 3 क्वेश्चन मिलते हैं जनरली एग्जाम में देखा जाएगा। तो कंपैरिजन में क्या होता है, जैसे 5-7 लोगों की हाइट में कंपैरिजन कर दिया, ये इससे कम हाइट है, इसकी ज्यादा हाइट है, इसकी इससे कम है। उसके बाद में उस हाइट की सीक्वेंस आप लोगों से पूछ ली जाती है, या वेट की सीक्वेंस आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो कंपैरिजन बेस आप लोगों की एक पजल हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से ये पजल्स पूछी जाती हैं। इसके अलावा भी अगर कोई पजल बनेगी तो वो इन्हीं के अंदर जो मेथोडोलॉजी हम लोग लगाएंगे ना, उसी के थ्रू सोल्व हो जाएगी। जैसे फ्लोर फ्लेट और बॉक्स वाली पजल का सेम सा ही कंसेप्ट होता है। वेरिएबल वाली पजल मान लो, या आप कंपैरिजन वाली पजल मान लो, वही लॉजिकल चीजें होती हैं सारी की सारी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे करनी है। मैंने टाइप्स जितना हो सकता है उतना बताने का प्रयास किया। बाकी जब पजल टॉपिक के बारे में स्पेशली बात करेंगे तब डिटेल में करेंगे। मेंस की अगर मैं बात करूं प्योर रीजनिंग के सिलेबस की, तो मेंस में लेवल अप हो जाएगा, 2 टॉपिक को मिक्स कर देगा। जैसे कि कई बार ये कर देता है ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन के साथ में पजल को मिक्स कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से मिक्स कर देते हैं क्वेश्चंस को। कई बार कोडेड चीजें ज्यादा हो जाती है, इनइक्वलिटी में कोडेड इनइक्वलिटी पूछ लेगा, सिलोजिज्म भी आजकल कोडेड पूछ लेता है, कई बार डायरेक्शन भी कोडेड पूछ लेगा, ब्लड रिलेशन भी कोडेड पूछ लेगा। थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा, लेकिन आपकी जो बेसिक्स है वो वही रहेंगे, बस आपको उसके ऊपर वाले लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बस और कुछ स्पेशल नहीं है इसके अंदर। तो वही सारी चीजें, पजल, सिलोजिज्म, रैंकिंग भाई आपका प्री में भी आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका आ सकता है, तो रैंकिंग टॉपिक भी आपको पढ़ना है, ठीक है। रैंकिंग का तो जो वीडियो है, जो लेटेस्ट अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले अपडेट किया। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ मेंस में ही पूछा जाएगा, आपका प्री में नहीं पूछा जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में ये होता है कोर्स ऑफ एक्शन, इस टाइप की जो चीजें होती है ना, तो वो आप लोगों से पूछ, कथन, कारण, ठीक है, इस टाइप की जो चीजें होती है वो लॉजिकल रीजनिंग में। एक डिसीजन मेकिंग पावर आपकी इसमें टेस्ट करने का प्रयास करता है। तो ऐसे 40-50 क्वेश्चंस का अगर सेट आप टीचर की मदद से लगा लेंगे, उसके बाद में एक प्रैक्टिस सेट अच्छा सा इसमें लगा लेंगे लॉजिकल रीजनिंग में, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता, इसमें क्वेश्चन पढ़ना होता है, अपना दिमाग अप्लाई करके सीधा आंसर करना होता है, पर इसमें अपनी जो थॉट प्रोसेस को ठीक करना होता है, उसी से लॉजिकल रीजनिंग सोल्व होती है। उसके बाद में आपको डायरेक्शन पूछ लेता है, डाटा सफिशिएंसी में बता ही चुका हूँ, ब्लड रिलेशन पूछ लेता है, लेटर बेस्ड क्वेश्चन वही अल्फा न्यूमेरिक टाइप सीरीज के अंदर, और मिसलिनियस कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन और पूछ लेता है। तो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही सारी चीजें जो मैंने पीछे बताई हैं, लेकिन आप लोगों का यहाँ पे लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। अब मैं कलर की बात करूंगा, ठीक है। कलर का रीजनिंग का सिलेबस सेम वैसा ही रहता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े इजी आ जाते हैं। जैसे सिलोजिज्म की मैं बात करूंगा,
तो सिलोजिज्म वहाँ पे मान लो आपको 3 कंक्लूजन दे रखे थे या फिर स्टेटमेंट ज़्यादा दे रखे थे, तो यहाँ पे उसमें 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन पे ही पूछ लिया आप लोगों को क्वेश्चन। तो पेपर का लेवल बहुत ईजी आता है क्लर्क लेवल के ऊपर आरआरबी के अंदर, बस आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। तो वही पजल जितने टाइप की मैंने बताई उसी टाइप की पजल आप लोगों को सीखनी है। सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन वही पीओकी में जैसे बताया उसी तरीके से सीखने, तो यहाँ भी तैयार हो जाएगा। लेटर सीरीज वही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो मैंने बताई उसी को ये लेटर सीरीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्लड रिलेशन नंबरिक सीरीज वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो मैंने नंबर वाली सीरीज बताई वही उसी को नंबरिक सीरीज बोल रहा है। और इनइक्वलिटी के 4 क्वेश्चन इस तरीके से आपको ये पूछे गए थे यहाँ पे प्री के अंदर। इसके अलावा जो डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछ सकता है, तो वो हम तैयार, हमें सब कुछ ही करना है, कुछ छोड़ना नहीं है हम लोगों को। तैयार हमें क्या करना है, सब कुछ ही करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें, क्योंकि हम पीओ कलर को साथ में ही लेके तैयारी करेंगे। तो हमारे जो बचे हुए जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे रैंकिंग नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये हमने पिछली बार के पेपर का एक आइडिया देगी, पिछली बार आपके पेपर में ये सारी चीजें आई थी, लेकिन सिलेबस आपको कंप्लीट ही पढ़ते हुए चलना है। मैंने सारी चीजें उसमें जो बच गई थी वो भी सारी बता दी है यहाँ पे। चलो, तो प्री में बस लेवल ईजी आएगा, टॉपिक्स वही है। वही मेंस की अगर मैं बात करूँ सारे के सारे टॉपिक वही है भाई। एक टॉपिक इसमें ऐड हो गया है वो है आपका इनपुट आउटपुट। तो ये टॉपिक आपको सीखना ही है, ये पीओ में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि पीओ क्लर्क दोनों में ही आ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लर्क में आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक भी एक ऐसा टॉपिक है जो आरआरबी में जनरली मेंस में ही पूछा जाता है। ठीक है, और मशीन इनपुट आउटपुट के वीडियोस भी ऑलरेडी आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है पहले से ही मेरे चैनल के ऊपर। ठीक है, अपने चैनल पे आप लोग लिखेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, उसमें एक पार्ट अभी अपलोड करना बाकी है, तो आपकी बड़ी रिक्वेस्ट है, तो वो मैं आने वाले समय में उसको कर दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल एक पार्ट में आपका प्री लेवल और मेंस लेवल का जो आरआरबी तक का है वो उसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड के ऊपर यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से टॉपिक सारे के सारे वही हैं और तैयारी भी उसी तरीके से करनी है, तो कुछ स्पेशल नहीं है। बस आपको मैं थोड़ा सा स्पेशली जो लोग कलर पे फोकस करते हैं उनको थोड़ा सा जनरली दिखाने के लिए कि भाई कैसा पेपर आता है, क्या चीजें होती हैं, वो हम लोग बात करेंगे। अब देखो, मैंने रीजनिंग सब्जेक्ट की बात कर ली, सिलेबस बता दिया, पढ़ना कैसे वो बता दिया। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, 3 स्टेप्स में आपको काम करना है। सबसे पहले टॉपिक क्लियर करना है। किसी भी टीचर से आपको पूरा वो टॉपिक पढ़ लेना है या फिर किसी बुक से पढ़ लेना है अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। उसके बाद में उसकी सही अप्रोच सीखने के बाद में, उस सही अप्रोच के बाद में उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन हर टॉपिक के होने चाहिए। पहले टॉपिक पढ़ लिया, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद में प्रैक्टिस कर ली 100 से 200 क्वेश्चन की। तीसरे नंबर पे फिर जो आता है वही टॉपिक फिर डेली टारगेट पे बार बार रिवाइज होता है। फिर हम डेली टारगेट लगाएंगे, मतलब कोई भी टॉपिक होगा, पहले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसका 100 से 200, फिर नया टॉपिक, नया प्रैक्टिस सेट 100 से 200 क्वेश्चन का, ऐसे करके पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद में आता है डेली टारगेट्स का काम। ठीक है, अब सिलेबस आपको देखो 8 महीने के आसपास बचे हुए हैं, तो लगभग आप सिलेबस 2 महीने में ही पूरा कर सकते हो अगर आपको पूरा बस सीखना है। तो उसके बाद में तो प्रैक्टिस का ही खेल है सारा का सारा आरआरबी में। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको कुछ डेली टारगेट्स यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, वो टारगेट्स आप लोगों को फॉलो करते हुए जाना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने जब अगर आपने इस टारगेट्स को फॉलो कर लिया तो रीजनिंग में आपकी स्पीड कितनी अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपको रोज उसके 25 क्वेश्चन लगाने हैं। सिलोजिज्म की बात करूं तो 25 क्वेश्चन लगाने, कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो 25 क्वेश्चन लगाते हैं। डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन मैंने ज्यादा क्वेश्चन लिए क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था इनकी प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत पड़ती है। रैंकिंग के आपको 20 क्वेश्चन लेने, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 3 सेट लेने और तीनों टाइप जो मैंने बताई है ना वो तीनों टाइप के एक सेट होने चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के 10 सेट लेने, लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, इन 10 में से आपको 7 प्री के करने हैं और 3 मेंस के करने, ताकि हमारा प्री भी और मेंस भी दोनों की दोनों ही साथ में पजल सेटिंग, क्योंकि मेनली जो पार्ट आता है पजल सेटिंग आता है मेंस के अंदर, बाकी सारी चीजें तो अरेंज हो जाती है प्री उससे पहले भी, मतलब प्री होने के बाद भी अगर हम लोग सीखना चाहेंगे तो लेवल ही तो अप हो रहा है क्वेश्चंस का। बेसिक जो टॉपिक है वो तो वही है, लेकिन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उसको हम लोग मेंस के लिए साथ के साथ डेली टारगेट्स में उसको ऐड करते हुए चलना है। तो ये आपको रीजनिंग का डेली टारगेट फॉलो करना है। ठीक है, अब देखो आपको इतनी मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी, क्वेश्चन तो खुद को ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है मेंटरशिप प्रोग्राम एप्लीकेशन के ऊपर, उसमें जरूर हम लोग क्वेश्चन भी देंगे, सोल्व भी करवाएंगे, वो एक अलग तरीके का प्रोग्राम है। अगर आप लोग खुद से मेहनत नहीं करके ये सब नहीं निकालना चाहते, आप चाहते हैं कि आपको एक सपोर्टिंग हैंड मिल जाए, तो आप उस मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर वहां पे आप एनरोल नहीं कर पाते
क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसमें बहुत रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो थोड़ा सा वो कॉस्टली पड़ जाता है। अगर आप लोग सिर्फ वैसे ही कोर्स वगैरह ही पूरा करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, एप्लीकेशन से कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है, चाहे आप कैसे ही करें। खुद यार क्वेश्चन सेट तो क्विज वगैरह मिलते ही रहते हैं, आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको, लेकिन ये करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। अब इसमें होगा क्या, शुरुआती दौर में आपके साथ ये होगा कि आप लोग जब क्वेश्चंस को सोल्व करने जाएंगे तो आपके इतना ही टारगेट मैथ का भी होगा, इतना ही टारगेट जो बाकी सब्जेक्ट है उनका भी होगा, ठीक है। तो उसको फिर आप लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे एक दिन के अंदर। आप बोलोगे सर इतना टारगेट कौन करता है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना 1 से 1.5 महीने बाद, तब मैनेज कर पाएंगे। तो शुरुआत में क्या करें, शुरुआत में इसको किसी भी तरीके से 2 भागों में बांट लेना, 2 भागों में बांट लेना। आप अपने हिसाब से हिस्सा बना सकते हो, कौन से टॉपिक आप लेना चाहते हो एक साथ। तो पहले दिन ये करना, दूसरे दिन ये करना, फिर तीसरे दिन ये करना, फिर चौथे दिन ये करना, अल्टरनेट डे पे लगा लेना इसको। फिर जब आपको लगने लगे कि हाँ मेरी स्पीड अच्छी बन गई, अब मैं डेली भी ये कर सकता हूँ, तो फिर डेली लगाना चालू कर देना। फिर इसको एग्जाम तक प्रैक्टिस करते ही रहना है, तब आपकी स्पीड जाके इंप्रूव होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स की। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीआई में प्री लेवल की अगर मैं बात करूं, चाहे वो पीओ हो या क्लर्क हो, आप लोगों से सिंपल ग्राफ पूछे जाते हैं, जैसे कि टेबल, ठीक है, पाई, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, और एक मिक्स भी पूछ लेता है कई बार। मिक्स का मतलब पाई और टेबल का एक कॉम्बिनेशन बना दिया, लाइन और बार ग्राफ का एक कॉम्बिनेशन बना दिया, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के मिक्स ग्राफ पूछे। लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल होता है बड़ा ही सिंपल होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और पूछ ली जाती है, कैसलेट डीआई। कैसलेट डीआई में 2 ही टाइप की चीजें होती हैं, एक तो वेन डायग्राम से कैसलेट डीआई सोल्व होती है, एक आप लोगों का टेबल बनता है कैसलेट डीआई को सोल्व करने के लिए। अब डीआई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 40 में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, मान के चलो आप 15 से 20 क्वेश्चन के बीच का जो डेटा है वो हर पेपर में ही आप लोगों का 15 से 20 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से यानी कि डीआई से पूछे जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो जनरली आपको शुरू में क्या करना होता है, डीआई को सीखने के लिए परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और कैलकुलेशन स्पीड, कैलकुलेशन की स्पीड, इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है। तो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज तो हम टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं इनको। कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बनेगी वो आगे बताऊंगा। ये 3 चीजें अगर आप लोग कर लेते हैं तो क्वेश्चन पैटर्न वही होता है। आपने अच्छे से प्रैक्टिस के लिए डीआई के सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे आप लोग, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। अप्रोक्सीमेशन के यहाँ पे पीओ में 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, जो सिंपल बोर्ड मास रूल लगा के। नंबर सीरीज के यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अर्थमेटिक के यहाँ पे 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ टॉपिक रह गए जो पिछली बार शायद नहीं पूछे गए थे, लेकिन फिर भी आपको फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब क्वेश्चन आएंगे तो 5 ही आएंगे, उससे कम नहीं देता है। मैथ्स में भी आपको डेटा सफिशिएंसी पूछ सकता है। डेटा सफिशिएंसी आपका अर्थमेटिक पे, जैसे टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन हो गया, उसी के ऊपर डेटा सफिशिएंसी बना दिया, जैसे ब्लड रिलेशन पे रीजनिंग में बनाएगा, वैसे मैथ्स में डेटा सफिशिएंसी बन सकता है। ये भी पूछता है तो 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन इसमें नया टॉपिक कुछ नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग होता है, बस टॉपिक वही है, सारे कंसेप्ट वही है, सारे के सारे। इसके अलावा एक Q1 Q2 टाइप क्वेश्चन भी पूछ लेता है, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी सेकंड। तो उसमें आपको कंपेयर करा लेता है, क्वांटिटी 1 बड़ी है, छोटी है, या छोटी बराबर है, मतलब इस तरीके से आपको क्वांटिटी में कंपैरिजन कराता है। तो ये Q1 Q2 टाइप भी क्वेश्चन डीएस के जैसे, डाटा सफिशिएंसी के जैसा ही है। कंसेप्ट उसमें पुराने टॉपिक है, जैसे आपको एक टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में डेज पूछ लिए, तो Q1 में आपसे एक वैल्यू निकलवा ली डेज की, Q2 में आपसे एक वैल्यू निकलवा ली डेज की, क्वेश्चन वही है टाइम एंड वर्क का, फिर आपको कंपेयर करा लिया किसमें डेज ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, तो वो आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो Q1 Q2 या फिर डाटा सफिशिएंसी कोई बड़ी डील नहीं है। तो ये 3 चीजें और यहाँ पे पूछी जा सकती हैं अगर पूछी जाएंगे तो, लेकिन जनरली जो पिछली बार पूछा गया वो मैंने एक आइडिया देने का प्रयास किया। अब देखो तैयार कैसे करना है, डीआई मैंने बता दिया कैसे तैयार करना है, ठीक है। अब मैं अप्रोक्सीमेशन की बात करता हूँ। अप्रोक्सीमेशन में भाई साहब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम लोग ना उल्टी सीधी कैलकुलेशन को करना सीखने लग जाते हैं। कई लोग तो यहाँ पे देखेंगे 4335 को 548 से गुणा करना सिखा रहे हैं। भाई ऐसा गुणा कौन से बैंक एग्जाम में आता है, ठीक है। उल्टी सीधी कैलकुलेशन कई लोग सीख रहे हैं कि सर इसमें ट्रिक क्या लगेगी, 5 + 55 + 555, और इसमें सिखाया जा रहा है ट्रिक लगेगी इसमें, वही एग्जाम में आएगा नहीं, क्यों लगानी ट्रिक। तो मेरा सिंपल सा मुद्दा ये है कि आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन में पता होना चाहिए कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो जनरली आपको एग्जामिनर ये टेस्ट करना चाहता है एग्जाम के अंदर
कि आपको जनरल जो चीजें होती है ना, जैसे बोर्ड मास का रूल हो गया, आपको हो गया प्लस माइनस गुणा भाग, आप स्पीडली कर लें, टाइमली कर लें, वही चीज चेक करना चाहता है। तो इसमें आपको एक कंफ्यूजन दूर हो जाए, उसके लिए मैं मेरी तरफ से है ना इसी वीडियो के लिंक में एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा आप लोगों को, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दूंगा, तो या तो उस लिंक से चले जाइएगा या फिर आप टेलीग्राम पे जाके क्या करेंगे, @अंशुल सर लिखेंगे, ठीक है। तो एक वीडियो निकल के आएगा जिसमें लिखा होगा, वीडियो नहीं सॉरी, एक ग्रुप निकल के आएगा जिसमें लिखा होगा बैंकर्स पॉइंट ग्रुप ऑफ चैंपियंस। उस ग्रुप में जब आप लोग जाएंगे तो वहां पे मैं आपको एक PDF दूंगा जिसमें पिछले बहुत सारे सालों के जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के, वो उसमें दिए होंगे। तो वो आपको सोल्व कर लेने, जब आप उनको टाइमली सोल्व कर पा रहे हैं तो आपको मान के चलना आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आ गया है। उसके अलावा इधर उधर के फालतू क्वेश्चंस के चक्कर में नहीं पड़ना है अप्रोक्सीमेशन में, बस सिंपल बोर्ड मास सीखना है और सिंपल कैलकुलेशन को इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो नंबर सीरीज में 2 टाइप की नंबर सीरीज आती है, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग वन आउट नंबर सीरीज। रॉन्ग वन आउट में बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा डाउट होता है, सर रॉन्ग वन आउट कैसे करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि कई लोग क्या करते हैं, उसकी अप्रोच ही गलत होती है सिंप्लीफिकेशन पढ़ने, क्योंकि बुक्स से पढ़ते हैं हम लोग ज्यादा से जनरली, बुक्स में अप्रोच ही गलत दे रखे। बुक्स में क्या लिखा हुआ है, बुक्स में लिखा हुआ है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये स्क्वायर की सीरीज है, क्यूब की सीरीज। भाई चैलेंज ये एग्जाम के अंदर कि हमें पता कैसे लगेगा स्क्वायर की सीरीज है, क्यूब की सीरीज है, प्लस हो रहा है माइनस, कैसे पता लगेगा हम लोगों को। वो तो बोलते हैं क्यूब 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 जोड़ रहे हैं, तो पता कैसे लगेगा भाई क्यूब जोड़ रहे हैं। उसकी एक अप्रोच बननी चाहिए ना। तो आपकी अप्रोच अगर सही हो जाए नंबर सीरीज की, तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग 1 से 2 मिनट के अंदर भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अप्रोच ठीक होनी चाहिए। और इसमें भी बहुत सारे उटपटांग क्वेश्चन बनते हैं, वो नहीं करने। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस टाइप की सीरीज करनी है। तो आप लोगों को करना क्या है, सीरीज की अप्रोच सीखनी है। अपने चैनल के ऊपर जो वीडियोज पड़ी हुई हैं उनसे नंबर सीरीज RRB PO लिख देना, आ जाएगा एक वीडियो जो है, जो हमारा मोस्ट फेमस वीडियो है यूट्यूब के ऊपर। उसमें बहुत अच्छी अप्रोच दिखाई गई है, आप देख लीजिएगा। और उसके थ्रू आपको एक अप्रोच दिमाग में सेट होगी, उस अप्रोच से करना है। मैंने सिर्फ 2 ही रूल उसमें बनाए। रॉन्ग वन आउट में मैंने इतना ईजी उसको किया कि रॉन्ग वन आउट में मैंने ऑब्जर्व किया कि जनरली एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 5 में से 3 क्वेश्चन तो डिफरेंस की सीरीज के होते हैं। और डिफरेंस की सीरीज क्या होती है वो आप उस वीडियो में देखेंगे तब आपको पता लगेगा। और उसके अंदर बहुत ईजी है रॉन्ग नंबर निकालना। 2 डिफरेंस गलत है तो बीच वाला नंबर गलत है, पहला डिफरेंस गलत है तो पहला नंबर गलत है, लास्ट वाला डिफरेंस गलत है लास्ट वाला नंबर गलत है। इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से उसमें समझाया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नंबर सीरीज जरूर आप वहां से देखें। और नंबर सीरीज में अप्रोच गलत चलेगा तो कभी यार लगेगा डिप्रेस्ड हो जाओ क्वेश्चन देखे, यार कैसे मेरे को पता नहीं लग रहा है इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ऐसी फीलिंग्स आने लग जाती है स्टूडेंट को। तो उससे बचने के लिए वो अप्रोच अच्छे से सीखो, पहले अप्रोच को अप्लाई करना सीखो, उसके बाद में स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगी जब हम डेली टास्क या डेली टारगेट करेंगे। अर्थमेटिक की मैं बात करूं तो अर्थमेटिक में 2 ही स्टेप है। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, हर टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करो, उसके बाद में 100 से 200 क्वेश्चन की हर टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूं तो अगर आपको सही तरीका आता है तो 1 मिनट में 500 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसमें कई लोगों को साइन में दिक्कत होता है, कई लोगों को फैक्टर करने में दिक्कत होती है छोटी छोटी, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी सिखाई हुई हैं अपने चैनल के ऊपर, तो उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी हमने ट्रिक भी बनाई थी, ईमानदार बेईमान ऐसे करके, ताकि दिमाग में आपके रहे, आप भूलो नहीं। इसलिए वो एक छोटा सा वर्ड मैंने उसको दिया था, तो उससे आप लोग और भी फास्ट चीज़ें कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं क्वाड्रेटिक के अंदर कि आप देखें क्वेश्चन सीधा आंसर टिक कर दिया, आपने फैक्टर भी नहीं निकालने, लेकिन उसके लिए आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, पूरी शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, पूरे मेथोडोलॉजी पूरी सही तरीका पता होना चाहिए सोल्व करने का, तो वो आप लोग जरूर सीख लीजिएगा। लेकिन ये हो सकता है 1 मिनट में 5 क्वेश्चन, इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो या तो आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप अप्रोच गलत जा रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल है यहाँ पे ये करना, तभी तो ज़्यादा मेरिट जाती है। भाई लोग सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, इसलिए आपको भी उस लेवल के ऊपर पहुंचना जहाँ पे आप लोग इजीली सारी चीज़ें कर पाए। मेंस की अगर मैं बात करूं तो वही DI, डाटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, Q1 Q2 यही टॉपिक पूछे जाते हैं। लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा, तो इन सारों के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। DI के बारे में थोड़ा सा डिटेल में और बताना चाहूँगा। यहाँ पे मेंस में जो DI पूछी जाती है वो अर्थमेटिक बेस्ड DI पूछ ली जाती है, ठीक है। अर्थमेटिक जो है अर्थमेटिक बेस्ड DI पूछ ली जाती है, यानी कि आपको DI पूछ ली टाइम एंड वर्क पे, आपको DI पूछ ली पाइपलाइन सिस्टम पे, आपको DI पूछ ली प्रॉफिट लॉस पे, आपको DI पूछ ली मिक्सर एलिगेशन पे, आपको DI पूछ ली मतलब पार्टनरशिप के ऊपर। इस तरीके से आपको DI पूछ सकता है। इसके अलावा वो मिक्स DI बहुत ज्यादा पूछेगा और कैसलेट भी पूछेगा, तो ये सारी चीजें पूछेगा। लेकिन जो नॉर्मल DI होगी उसको अर्थमेटिक बेस बना के पूछता है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको जरूर से कर लेनी है। बाकी सारी चीजें उसी तरीके से यहाँ पे पूछी जाती है जो जनरली पूछी जाती है। कलर की मैं बात करूं,
सारे टॉपिक वही हैं, कोई भी डिस्कस करने की बात नहीं है। बस एक डिस्कस करने की बात है, जो क्लर्क पे फोकस कर रहे हैं उनको ये नंबर दिख रहा होगा। सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, यहाँ तो 12 लिखे हुए हैं, 12 से 15 बोलूंगा मैं, 15 भी आ जाते हैं कई बार। 12 से 15 बिल्कुल ही सिंपल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कुछ नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। पीओ में आपको 5 से ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन क्लर्क में इतने क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी तो प्रैक्टिस ही बहुत जबरदस्त तरीके से करनी है हम लोगों को सिंप्लीफिकेशन की। तो यहाँ पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है। डीएस भी पूछ सकते हैं आपको, Q1 Q2 भी पूछ सकता है, जो मैंने बताया। सिलेबस तो हमें पूरा ही तैयार करना है, पीओ के हिसाब से क्लर्क में आ जाएगा तो भी हम लोग कर ही देंगे, ठीक है। तो लेकिन सिंप्लीफिकेशन पे ज्यादा फोकस करना है, और उलझे हुए सिंप्लीफिकेशन नहीं आएंगे, बिल्कुल सीधे सीधे सिंप्लीफिकेशन। 3-4 चीजें कर लेना है अगर क्लर्क में आप लोग ट्राई कर रहे हैं, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और फ्रैक्शन और परसेंटेज की, इनसे रिलेटेड जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछते हैं सारे वही पूछता है। तो ये बता दी। मेंस में भी अगर हम लोग देखेंगे तो सेम टू सेम वही चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, बस लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा क्लर्क प्री से, लेकिन पीओ मेंस के बराबर नहीं रहेगा, पीओ मेंस से थोड़ा नीचे रहेगा। लेकिन तैयारी आपकी, समझाने का मतलब है कि पीओ क्लर्क के साथ में ही हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि भाई हम लोगों को डेली टारगेट्स तो करने ही करने हैं, साथ में कैलकुलेशन कैसे बढ़ाएं भाई, कैलकुलेशन कैसे बढ़ाएं। तो मैं डेली टारगेट्स भी आपको बताऊंगा, लेकिन साथ में कैलकुलेशन बढ़ाने का एक स्पेशल रोल होता है मैथ्स का पेपर को करेक्ट करने में। तो कैलकुलेशन की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है भाई साहब, 1 से 50 तक की टेबल आपको रटी रटाई होनी चाहिए। अब बोलोगे सर बड़ा मुश्किल काम दे दिया आपने, कैसे करेंगे हम लोग। कुछ नहीं करना है, 1 से 50 तक की जो टेबल है ना, उसको रोज रिवाइज करना है। रोज रिवाइज करोगे तो कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। 2-3 महीने पढ़ लो, रिवाइज करना है बस। पढ़ लिया, 10 मिनट पढ़ा छोड़ दिया, 10 मिनट पढ़ा छोड़ दिया, नंबर अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। करके तो देखो, करे भी नहीं आप सोच लोगे यार कैसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ी याद होता है, बिल्कुल हो जाते हैं। सरकारी स्कूलों में, गाँव में क्या होता है, अभी भी होता है कि एक 5वीं क्लास के, 7वीं क्लास के, 8वीं क्लास के बच्चों को 40-50 तक पहाड़े याद होते हैं, टेबल से याद होती है। क्यों? क्योंकि वो रोज जब शाम को घर जाते हैं उससे पहले सबको बुलाते हैं वो एक साथ में, 40 तक के, 50 तक की जो टेबल्स होती हैं वो, तो उनको वो डेली बोल रहे हैं वो। अब वो 1-1.5 साल 6ठी क्लास में बोलना स्टार्ट हुआ था, 9वीं क्लास तक बोले जा रहा है 1 से लेकर 50 तक की टेबल, तो कैसे भूल जाएगा वो। एक एक वैल्यू उसके दिमाग के अंदर सेट हो गई। आपको इतना टाइम नहीं लगाना है आप, लेकिन 3 महीने में ही वैल्यू सारी की सारी आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, लेकिन रिवाइज करते रहना है। सेम चीज रिवाइज करती है, 1 से 25 तक के स्क्वायर आपको दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 125 तक। लेकिन अगर आप चाहते हैं क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो 50 तक के ही स्क्वायर याद कर लेना, क्योंकि उसके ऊपर के स्क्वायर निकालने के लिए एक ट्रिक होती है, ठीक है ना। जो ट्रिक आप लोग शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं, स्क्वायर रूट की, क्यूब रूट की, इन सब की शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं, जो कि अपने चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उससे भी निकाल सकते हैं स्क्वायर, क्यूब और क्यूब रूट, इनकी ट्रिक्स होती हैं, तो बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली बोलूंगा 50 तक के रट लो स्क्वायर, क्योंकि जैसे ही सामने आए वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर रूट है, किसका क्यूब है, क्या है क्या नहीं है। तो ये रट लेने 1 से 25 तक के तो मस्ट है। उसके बाद में आप लोग 26 से लेके 125 तक के स्क्वायर निकालने की बहुत ही एक शॉर्ट ट्रिक है, जिससे 2-4 सेकंड में ही निकल जाता है, वो भी सीख सकते हो। लेकिन क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो 50 तक के याद करो, तो मैं मान के चल रहा हूँ कम से कम 30-40 सेकंड तो हम बचा के निकलेंगे एग्जाम में। और क्लर्क में 30-40 सेकंड का मतलब है 3 क्वेश्चन और 3 नंबर, और 3 नंबर में तो बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। तो ये 50 तक के ही आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन आपको आगे के स्क्वायर निकालने की ट्रिक भी यहाँ पे सीखनी है। और तो टेबल एक रोज रिवाइज करना है, स्क्वायर 1 से 50 तक के रोज रिवाइज करने हैं, और स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखनी है, ताकि आप 26 से लेकर 125 तक के स्क्वायर भी निकाल पाए, ठीक है। तो ये मैंने बता ही दिया है, इस शॉर्ट ट्रिक आपको लिखनी है। तो 100 तक नहीं, आप 125 तक ही याद हो जाएंगे अगर आप लोग ट्रिक सीख लेंगे। तो क्यूब आपको 1 से लेकर 20 तक के याद करने में, गलत लिख दिया किसी ने यहाँ पे। क्यूब आपको 1 से लेकर 20 तक के रट लेने, उसके बाद में आगे के क्यूब आपके काम में नहीं आएंगे, ठीक है। आगे क्यूब आपको काम में नहीं आएंगे। कहीं कहीं पे आप देखोगे कभी 22 का आ गया, 23 का आ गया, तो जब आप सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करोगे रोज तो उसमें याद हो जाएंगे वो वैल्यू। लेकिन डेली रिवाइज आपको 20 तक के करने, इसके आगे कंफ्यूज हो गए आप लोग। और ट्रिक इसकी कोई नहीं है, ट्रिक काम की है ही नहीं, जो भी क्यूब की ट्रिक्स हैं वो। तो ट्रिक्स के ऊपर कोई भी काम नहीं करना है, आप तो 1 से 20 तक के याद कर लो, उसी में आपका काम हो जाएगा। इसमें भी रोज रिवाइज करना है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं संजीवनी बोलता हूँ बहुत बार। इससे इतनी आसान हो जाती है कैलकुलेशंस अगर आपको फ्रैक्शन से टेबल याद है। और हर जगह डीआई में ये काम आता है, सिंप्लीफिकेशन में ये काम आता है, अर्थमेटिक के हर टॉपिक में जहाँ पे परसेंटेज आएगा कैलकुलेट करना, वहाँ पे ये काम आता है।
तो इससे तो बहुत स्पीड अच्छी हो जाती है। तो इसका मैंने अभी अभी एक रिसेंटली कुछ दिन पहले ही कैलकुलेशन को स्पीड कैसे बढ़ाएं डीआई के अंदर एक ऐसा करके वीडियो डाला है कैलकुलेशन की स्पीड के लिए। उसमें मैंने इस टेबल को अच्छे से समझाया और इस टेबल को यूज कैसे करते हैं क्वेश्चंस के अंदर वो भी मैंने अच्छे से कहा। तो वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। 2-4 दिन पहले ही, जैसे जिस डेट को ये वीडियो अपलोड हो रहा है उससे 2-4 दिन पहले ही वो अपडेट हुआ है। तो ये आप लोगों को अच्छे से मतलब याद हो जाएगी, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल भी आपको रोज रिवाइज करनी है ताकि आप भूले नहीं। परसेंटेज से फ्रैक्शन की जो टेबल है, स्क्वायर और क्यूब रूट की जो ट्रिक होती है वो आपको सीखनी है, रटनी नहीं है। ये तो जहां तक स्क्वायर याद हो गया तो स्क्वायर रूट तो अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कोई वैल्यू दे दी, कोई बड़ी वैल्यू दे दी, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो उसकी एक ट्रिक होती है, बहुत ही ईजिली उससे निकल जाता है। तो वो भी आपको सीखनी है। बोर्ड मास रूल आपको आना चाहिए सिंप्लीफिकेशन का, वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये 3-4 चीजें सीख ली तो कैलकुलेशन इंप्रूव होगा। अब देखो आपको डेली करना क्या है। एक तो डेली आपको 1 से 50 तक के टेबल, 1 से 25 तक के स्क्वायर और 1 से 20 तक के क्यूब, ठीक है, और परसेंटेज से फ्रैक्शन टेबल, इनकी एक लिस्ट बना लो और उसको अपने रूम में चिपका लो। रोज पढ़ना है 10 से 15 मिनट उसको, रोज 2-3 महीने पढ़ोगे याद हो जाएंगे सारी सारी चीजें। फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन को यूज कैसे करते हैं, इस टेबल का जो ये जो संजीवनी, जैसे मैंने इस टेबल को बोला, इसका यूज कैसे करते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, उसकी को भी बहुत डिटेल के अंदर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो भी रिसेंटली जो लेक्चर अपने अपडेट हुआ है अपने चैनल पे, उसको देखना पड़ेगा, उसमें आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट की ट्रिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है अपने चैनल के ऊपर, स्क्वायर की ट्रिक भी ऑलरेडी अवेलेबल है। आप लोग सर्च करेंगे स्क्वायर रूट ट्रिक बैंकर्स पॉइंट तो आ जाएगा उसके अंदर। तो वो ट्रिक आपको सीखनी है निकालने, क्योंकि कलर में बहुत ज्यादा स्क्वायर रूट ये सारी चीजें काम में आती है, तो वहां पे आपको ईजी हो जाएगा। बोर्ड मास का रूल, सिंप्लीफिकेशन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको बोर्ड मास रूल सीखना पड़ेगा। लेकिन डेली रिवाइज क्या करना है ये आपको मैंने समझा दिया है, और क्या क्या सीखना है कैलकुलेशन के वो समझा दिया। अब डेली के टारगेट्स क्या होना चाहिए, ठीक है। तो डेली का टारगेट ये होना चाहिए भाई साहब, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन 30 क्वेश्चन आपको निकालने, जिसका टारगेट सिर्फ कलर की है। सर मेरे को पीओ बनना ही नहीं, मेरे को कलर की बनना है, वो भाई ये 30 को हटा के ना यहाँ पे 80 कर लेना, ठीक है ना। लेकिन जिसको जो पीओ कलर बैलेंस करके चल रहा है वो 30 क्वेश्चन निकालेगा तो वो कर ही लेगा, कलर के भी कर लेगा। लेकिन जो सिर्फ कलर की टारगेट कर रहा है वो फालतू चीजों में क्यों पढ़ना। जब सिंप्लीफिकेशन आने 15 क्वेश्चन तो 50 से 80 क्वेश्चन रोज करो, क्योंकि 12 से 15 नंबर है भाई वो, और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएंगे और कोई ऑप्शन नहीं है उसका, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन कलर की तैयारी करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रोज 15 क्वेश्चन करने, ताकि हम कंसेप्ट ना भूलें, क्योंकि स्पीड तो इसके मेथड ही अपन ने इतना इजी बना लिया है कि उसी से आपको स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन मेथड भूले नहीं और प्रैक्टिस में रहे, इसलिए 15 क्वेश्चन रोज करने। नंबर सीरीज के 20 क्वेश्चन रोज करने, ठीक है। डीआई के आप लोगों को 10 सेट रोज करने में, डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको टाइम भी लगेगा। इस 10 सेट में से वही पजल की तरह 7 सेट आपके प्री के होने चाहिए और आपका 3 सेट मेंस का होना चाहिए। अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है 20 से 30 क्वेश्चन आपको करने, लेकिन ध्यान रखना ऐसे नहीं आज 20 क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क के कर लिए, कल मैंने किसी और टॉपिक के कर लिया, कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे टाइम एंड वर्क के आज कर लिए, कल परसेंटेज के कर रहा हूँ और उसके अगले दिन पार्टनरशिप के 30 क्वेश्चन कर रहा हूँ। सर ने बोला 20 से 30 क्वेश्चन करने, लेकिन जब मैं एग्जाम में जाऊंगा तो कैसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन रेशियो से, दूसरा क्वेश्चन एज से, तीसरा क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से, चौथा क्वेश्चन बोर्ड एंड स्ट्रीम से, उससे अगला क्वेश्चन मेन मिक्सचर एलिगेशन से। मिक्स हो जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। जब हम क्या करते हैं एक टॉपिक के लगातार क्वेश्चन करते रहते हैं ना, तो हमारा माइंड उसी हिसाब से सेट हो जाता है वो, तो हम बड़ा फटाफट करते चले जाते हैं और हमें लगता है कि सारी चीज़ें सही हो रही हैं। जब मिक्स क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हमें वो फायदा नहीं मिलेगा जो हमने घर पे देखा है कि मेरे तो क्वेश्चन बड़े तेजी से सोल्व हो रहे हैं भाई, क्योंकि एक ही टॉपिक के कर रहे हो आप। आपको जो एग्जाम में करना है उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है। तो आपको 20 से 30 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चंस, जिसमें हर टॉपिक का क्वेश्चन होना चाहिए, उल्टे सीधे सब मिक्स क्वेश्चन करने 20 से 30 क्वेश्चन। जैसे आप कहीं से इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना 1000 अर्थमेटिक के क्वेश्चन, 2000 अर्थमेटिक के क्वेश्चन, जिसमें मिक्स क्वेश्चन दिए हुए, तो मिक्स क्वेश्चन में रोज 30 क्वेश्चन आप लोग उसमें लगा लिया करो। डाटा सफिशिएंसी और Q1 Q2 टाइप के जो क्वेश्चन है वो वीकली 30 क्वेश्चन ही करने, एक वीक में कोई भी एक दिन कर लो, ताकि आप इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आए तो वो आप उसका पैटर्न आपके दिमाग में सेट हो जाए और एग्जाम में करने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट तो वही है ऊपर वाले ही सारे के सारे, उसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएगा डाटा सफिशिएंसी Q1 Q2 में, लेकिन उसका पैटर्न हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए, इसलिए वीकली इसके 30 क्वेश्चन करने। तो ये आपको डेली टारगेट करेंगे 2-3 महीने तक, तो आपका बहुत ही ईजिली हो जाएगा। अब देखो इंग्लिश भी आती है, लेकिन मेरे को पता है ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे इस वीडियो को इसलिए देख रहे होंगे कि सर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम क्या करें। लेकिन जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है ना, वो इंग्लिश का पेपर भी दे सकते हैं। तो इंग्लिश कंपलसरी नहीं है भाई, आप हिंदी भी दे सकते हैं।
तो हिंदी की बात में बात करूंगा, लेकिन जो लोग इंग्लिश चॉइस करेंगे उनको तो बताएं मेंस के अंदर इंग्लिश आएगा तो उसका क्या करना है, तो वो मैं बता देता हूँ। देखो सिलेबस पीओ हो या कलर को, वही सारी चीजें मैं आपको सिंपल सी 2-3 चीज बोल रहा हूँ। रीडिंग बहुत ज्यादा करो आप, मतलब आपका जो भी मनपसंद पेपर हो वो पढ़ लो, उसमें बॉलीवुड का सेक्शन, क्रिकेट का सेक्शन या फिर इकोनॉमी का सेक्शन, जो आपको पढ़ना है वो पढ़ो, लेकिन रीडिंग आपकी रोज 1 से 2 घंटे की रीडिंग आपको करनी है। इस रीडिंग से क्या होगा, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आएगा ना उसमें स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, आप लोगों को पैराजम्बल सोल्व करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि रोज आप इतने पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैराजम्बल ये दोनों टॉपिक लगभग सेम ही मान लो आप लोग। ठीक है, तो ये दोनों जो टॉपिक्स है ना ये आपको सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको मतलब समझ में आने लग जाएगा जब आप पैराग्राफ रोज करेंगे। आपकी वोकेब स्ट्रॉन्ग होगी, वोकेब स्ट्रॉन्ग होगी तो आप वर्ड स्वेप में आपको मदद मिलेगी, मैच द कॉलम में आपको मदद मिलेगी, डबल फिलर में आपको। भाई कहाँ काम में आता है ग्रामर तो एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, इन्हीं चीजों में काम में आती है ज्यादातर तो। ठीक है, तो आपको एक तो रीडिंग बहुत ही ज्यादा करना है। अगर आपकी हैबिट नहीं है तो हैबिट डेवलप करो इंग्लिश में रीड करने की। जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें हम रोज स्टूडेंट को 2-3 आर्टिकल भेजते हैं यहाँ से, उसको पढ़ना स्टार्ट करेगा वो आने वाले दिनों के अंदर। तो आप लोग भी वो कर सकते हैं, भाई हम उन्हें भेज देते हैं, चलो मेंटरशिप प्रोग्राम में। अगर आप नहीं भी हैं तो क्या आर्टिकल निकालोगे, बड़ी बात है, कोई ऐप डाउनलोड कर लो उसमें पढ़ लेना बस। ठीक है, तो आपको रीडिंग बहुत करनी है। बाकी जब जो इंग्लिश वाले सर है अग्रेसर, वो आपको और डिटेल के अंदर इसको मैं आगे बताते रहेंगे। अभी मैं इंग्लिश में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँ, क्योंकि आरआरबी का वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा लोग हिंदी में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, कलर का मेंस का सिलेबस भी वही सब कुछ है, उसी तरीके से सारी चीजें हो जाएंगी। अब मैं बात कर लेता हूँ डेली टारगेट क्या होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, वो चाहे आरआरबी हो या फिर कोई और एग्जाम हो। अगर आप एसबीआई कलर टारगेट कर रहे हैं तो उसमें भी इंग्लिश ऐसे इंप्रूव होगी। आपको क्या करना है, 1 घंटा रोज रीडिंग करना है, 20 वोकेब आपको रोज, ये मान के चलो नए वर्ड अपने मतलब जो भी डिक्शनरी उसमें शामिल करने, आपको 20 नए वर्ड रोज सीखने हैं। तो 20 नए वर्ड रोज सीखोगे तो 8 महीने में तो बहुत सारे वर्ड सीख जाओगे। एरर आपको 20 रोज प्रैक्टिस करनी है। पैराजम्बल और सेटिंग अरेंजमेंट पे लिखा है भाई ये किसी ने गलत तरीके से टाइप कर दिया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 सेट आपको रोज करने। फिलर्स एंड वर्ड स्वेप आपको 30 करने रोज। फ्रेजल रिप्लेसमेंट आपको 30 करने। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपको 2 सेट रोज लगाने। क्लोज टेस्ट के आपको 2 सेट रोज लगाने हैं। ठीक है, तो ये आपको अगर आप डेली टारगेट करते हैं, अगर आप एक बार में नहीं कर पा रहे तो वही अल्टरनेट डे पे कर लेना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। सेम आप रीजनिंग में भी वही ऐसा ही कर लीजिएगा। अगर आप रीजनिंग में तो मैंने बता ही दिया है, अगर आप लोग मैथ्स में भी सारा नहीं कर पा रहे हैं एक दिन के अंदर तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। शुरुआती कुछ दिन तक अल्टरनेट डे पे करिएगा आधा आधा, फिर एक टाइम ऐसी आ जाएगी स्पीड अच्छी बन जाएगी तो उसके बाद में आप लोग डेली भी इसको करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश की बात होगी, लेकिन ज़्यादातर लोग इंग्लिश के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो हिंदी वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं। मेरे पास में जो स्टूडेंट है तो वो यही आरआरबी का बड़ा इंतजार करते हैं, सर आरआरबी कब आएगा, आरआरबी की तैयारी हम कैसे करें। तो इंग्लिश का पेपर नहीं देके मेंस में हिंदी को चॉइस करते हैं। तो हिंदी में देखो क्या आता है, गद्यांश यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आरसी होता है। अब आपको पैराग्राफ तो पढ़ना आता है हिंदी में, उसको पढ़ के समझ के आंसर कर ही सकते, तो ईजी हो गया। तो इंग्लिश की जरूरत नहीं है। वाक्य में त्रुटि, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में अगर गलत सेंटेंस लिखा होगा तो वो तो हमें देखते ही पता लग जाएगा। जैसे मैं ये वाक्य में त्रुटि की जगह वाक्य के त्रुटि कर दूंगा तो आपको पता नहीं लग जाएगा ये के गलत है यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश में तो हमें वो प्रीपोजिशन वो सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो उसके अंदर हम लोग कंफ्यूज जाते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन हिंदी में तो हम बता ही देंगे, इतना हिंदी पढ़ा रखा है। तो रिक्त स्थान, क्योंकि हमारी इंग्लिश में रीडिंग नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं है इंग्लिश के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह ये सारी चीजें हिंदी में। जो हिंदी माध्यम का स्टूडेंट होता है वो अखबार भी हिंदी में पढ़ता है, बुक्स भी हिंदी में पढ़ता है, हिंदी की रीडिंग उसकी अच्छी होती है, तो उस वजह से वो रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं कर लोगे आप लोग। ठीक है, वाक्य व्यवस्थितकरण, पैराजम्बल, 5 सेंटेंस दिए होंगे हिंदी में लिखे होंगे। इंग्लिश में क्या दिक्कत आती है पैराजम्बल में, हम लोगों को मतलब ही नहीं समझ में आता है, तब पैराजम्बल नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे तो हिंदी में लिखा होगा तो हमें मतलब समझ में आ जाएगा, तो उसको हम लोग इजीली कर लेंगे। समानार्थी, सिनोनिम्स, एनोनिम्स, मतलब विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, ये सब आप लोगों को एक बुक मिल जाएगी, उसके अंदर आप लोग रट सकते हैं। तो कोई भी हिंदी की बुक आप लोग नेट के ऊपर मैं इसमें रिकमेंड कर देता हूँ कई बार, जो आरआरबी के लिए कोई भी अमेजोन पे जाके सर्च कर लीजिएगा, कहीं पे भी सर्च कर लीजिएगा ऑनलाइन या बुक स्टोर से कि आईबीपीएस आरआरबी के लिए कोई भी जनरल हिंदी की जो बुक है ना वो लाके पढ़ लेना, हो जाएगा आपका काम, वो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर का जो जनरली 3-4 चीजें उसके अंदर पूछी जाती हैं। कंप्यूटर का जनरेशन, जो कंप्यूटर जैसे विकास हुआ कंप्यूटर का कैसे कैसे, उसकी जो हिस्ट्री पूछ लेता है। एमएस ऑफिस के बारे में पूछता है, उसमें शॉर्टकट और पूछता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछता है, इंटरनेट पे
पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी सोशल मीडिया साइट नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं इंटरनेट के बारे में, कुछ वेबसाइट के बारे में कुछ पूछ लिया, कुछ फेमस चीज़ के बारे में पूछ लिया, तो वो सारी चीज़ें। कंप्यूटर के शॉर्टकट पूछ लेता है कि कौन सी शॉर्टकट किस चीज़ में काम में आती है। गूगल स्प्रेडशीट के बारे में पूछ लेता है, प्रोटोकॉल रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, वायरस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, एफटीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस तरीके से जो जनरल जो कोई भी बुक आती है ना, कोई भी पब्लिकेशन की जनरल जो पतली वाली बुक आती है कंप्यूटर नॉलेज की, वो बुक आपको पढ़नी है बहुत डिटेल में। कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत डिटेलिंग में आप लोग चले जाएं, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही बेसिक बेसिक जो चीजें होती है ना, ज्यादातर क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी आते ही रहेंगे कंप्यूटर के अंदर, पर लेकिन आपको रेफरेंस के लिए एक बुक पढ़ के जानी है। कोई भी जनरल कंप्यूटर की जो बुक होती है वो लाके आप लोग इसमें पढ़ के जा सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन हाउस के लिए आना चाहिए। जनरल अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस के अंदर। तो जनरल अवेयरनेस में सबसे पहली बात तो ये है कि आपको प्री खत्म होने का इंतजार नहीं करना है कि प्री हो जाएगा उसके बाद में जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहूंगा, भूल जाते हैं भाई। जनरल अवेयरनेस को बार बार में कम से कम 10 बार रिवाइज करोगे तो एग्जाम में जाके याद रहेगा। इसलिए आपको आज से ही जनरल अवेयरनेस पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और उसमें पहली चीज आप क्या करोगे, खुद के नोट्स बनाओगे डेट वाइज, ठीक है। खुद के नोट्स बनाओगे। आज की आपने 2 वेबसाइट पकड़ लो कोई भी, वहां से न्यूज पढ़ी, उसके नोट्स बना लिए हाथ से, क्योंकि खुद नोट्स बनाओगे ना तो एंड में जाके काम में वही आने नोट्स, एंड में जाके काम में वही आने, रिवाइज उन्हीं से होगा। आप मैगजीन वेबसाइट्स के ऊपर जो डेली न्यूज आती है वो दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मान के चलो आपको सुबह सुबह 30 मिनट है ना रोज अपने नोट्स बनाने, खुद करंट अफेयर पढ़ के। और करंट अफेयर के लिए कोई वीडियो वगैरह ये ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं, कोई भी 2 वेबसाइट पकड़ के भी आप लोग डेली अपने नोट्स बनाना, अपना आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें जो करंट अफेयर वाला जो पोर्शन होता है ना जनरल अवेयरनेस में, वो 80% रोल होता है, तो वो आपका इससे हो जाएगा पूरा का पूरा। बैंकिंग वाला जो पोर्शन है, बैंकिंग वाला पोर्शन आप मान के चलेंगे तो इसको 70 से 80% बोल सकता हूँ, कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं 2-4 क्वेश्चन। तो बैंकिंग वाले पोर्शन में 20 से 30% का जो पोर्शन होता है ना, वो बैंकिंग का जो टर्म्स होती हैं, आरबीआई होता है, ठीक है ना, अकाउंट्स होते हैं, उनमें चीजें पूछी जाती हैं थोड़ी थोड़ी करके। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कंटेंट बहुत सारा है, समझ में नहीं आता है, भूल जाते हैं बार बार, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स इसमें बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। तो वो सारी चीजें समझने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमने एक फ्री उड़ान बैच चलाया था, ठीक है। उस उड़ान बैच के अंदर हम लोगों ने पूरी बैंकिंग कंप्लीट करवाई थी, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उसमें बहुत सारे वीडियो है, पता नहीं 20 या 30 वीडियो इसके अराउंड वीडियोज होंगे। उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी को नोट्स से डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। तो वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी, अगर आपको वैसे पढ़ना है तो, उसके थ्रू पढ़ना है तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, उड़ान बैच के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और वैसे बुक अगर पढ़नी है तो कोई भी जो बैंकिंग के लिए जो भी जनरल बुक आती है वो पढ़नी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बहुत डिटेलिंग में जाके नहीं पढ़ना है, सारी चीजों को ओवरव्यू ही लेना है बस आप लोगों को। जैसे एक तो होता है कि हम आरबीआई की कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत डिटेलिंग के अंदर ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो एक जनरलाइज तरीके से आपको चीजें पूछी जाएंगी, तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन बेसिक बेसिक चीजें थोड़ी थोड़ी सारी पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये आपका हो गया। अब करंट अफेयर के लिए मैं आपको 2 चीजें और बता सकता हूँ। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे तो हमारी बैंकर्स पॉइंट की मैगजीन भी आती है, और हमारा बैंकर्स पॉइंट का मंथली बूस्टर भी आता है। तो आप लोग डेली नोट्स के अलावा मंथ के लास्ट में अगर आपका कुछ छूट गया हो या रिवाइज करना हो फास्ट तो आप इनको भी रेफरेंस में ले सकते हैं। ये आपको हमारी बैंकर्स पॉइंट एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं एक चीज बता देता हूँ मैं आप लोगों को, एक लास्ट चीज। इंग्लिश में अगर किसी को 2 चीजें होती है इंग्लिश के अंदर, एक होती है वोकेब, ठीक है, एक होती है ग्रामर, ठीक है। और रीडिंग तो हमें वो हैबिट बनानी है रीडिंग की। तो वोकेब और ग्रामर में से आप लोगों को अगर ये इंप्रूव हो गई तो ओवरऑल इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। रीडिंग की हैबिट बनानी है, उससे वोकेब भी इंप्रूव होता है, लेकिन वोकेब और ग्रामर एक अलग, हम लोग वैसे बात करें टॉपिक वाइज तो वोकेब और ग्रामर आपको तैयार करनी होती है। तो वोकेब और ग्रामर के लिए, वोकेब के लिए अलग बैच उड़ान के अंदर, उड़ान बैच जो फ्री का आया था अपने यूट्यूब पे, उसमें वोकेब के 20 वीडियो हैं, ग्रामर के 20 वीडियो हैं उड़ान में। और ग्रामर के वीडियो कैसे हैं, 100 इंपॉर्टेंट रूल है। इन इंपॉर्टेंट रूल के माध्यम से आप लोग एरर के क्वेश्चन और भी बाकी जो ग्रामर के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे सोल्व कर पाएंगे। तो किसी को इंग्लिश तैयार करना है तो यहां से भी तैयार कर सकते हैं। कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो कट ऑफ क्या होती है, पीओ में भी प्री की और मेंस की स्टेट वाइज जाती है, क्लर्क में भी
प्री और मेंस की स्टेट वाइज आती है, और फिर पीओ में तो एक ओवरऑल एंट्री को मिला के ओवरऑल कट ऑफ बनती है। तो वो सारी कट ऑफ अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो उसकी 20 से 30 स्लाइड बन जाएंगे, और सबको अपने अपने स्टेट की देखने में डिस्कस भी नहीं कर पाऊंगा एक एक पॉइंट पे। तो इसलिए हमने उसके एक पीडीएफ बना दिए, उसको अपलोड करके कट ऑफ की जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डलवा रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपने स्टेट की कट ऑफ वहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो कट ऑफ के लिए नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको अपने अपने स्टेट का आइडिया हो जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। देखो, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, जब आप लोग सारी चीज़ें पढ़ ली, आपके डेली टारगेट्स स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपको वीकली 2 मॉक टेस्ट तो लगाने। ठीक है, इसके अलावा जब आपके एग्जाम के अंदर 1 मंथ बाकी रहेगा, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम तब तो हम सब पढ़ चुके रहेंगे, 1 महीना बाकी रहेगा, जब हमें 1 टेस्ट पर डे लगाना है। एक तो ये ध्यान में रखना है। अब एक दिक्कत इसमें ये आती है, कई लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट, हाँ सर बस मॉक टेस्ट सर ने बोल दिया रोज एक लगाना है तो चलो लगा ही लेता हूँ मॉक टेस्ट। तो वो 1 घंटे मॉक टेस्ट लगाया, अपने दोस्त को नंबर बताए और ठीक है, बात खत्म हो गई वहीं पे। मॉक टेस्ट उस चीज के लिए नहीं होता है। मॉक टेस्ट हम क्यों देते हैं? मॉक टेस्ट हम देते हैं इसलिए ताकि हम हमारी परफॉर्मेंस को एग्जाम में जाके अच्छा करें, और हमें जो गलतियां करनी है वो हम मॉक टेस्ट में ही कर लें, रियल एग्जाम में ना करें। लेकिन आज एक गलती आज के मॉक टेस्ट में हुई, वही गलती कल के मॉक टेस्ट में हो रही है, तो क्या मतलब ऐसे मॉक टेस्ट को सोल्व करने का? गलती तो रिपीट ही हो रही है, एग्जाम में भी वही गलती होगी। तो मॉक टेस्ट अपनी गलतियों को सुधारने का और नई चीज़ों को सीखने का एक तरीका है, और अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने का एक तरीका है, उसमें वो हमारी हेल्प करता है। तो सबसे पहले जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट देने के बाद में पूरे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। तो आपके सामने 2-3 चीजें आएंगी मॉक टेस्ट के अंदर। एक तो एक ऐसा क्वेश्चन जैसा आपने पढ़ा ही नहीं होगा, कि मैंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया लेकिन ये वाला क्वेश्चन शायद मेरे से रह गया होगा, तो उसको वहां पे सीख लेना है। एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, आपको आता भी होगा लेकिन फिर भी गलत हो गया। कई तो ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन भी गलत हो, यार इसका तो मेरा बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए था, फिर भी मॉक टेस्ट में कैसे गलत हो गया? तो या तो वहां पे कॉन्सेप्ट आप कुछ गलत माइंड में लेके बैठ गए हैं, आपके उसमें करेक्शन की जरूरत है, या तो वो होगा, या फिर आपने कोई माइनर मिस्टेक की है। दोनों में से जो भी चीज होगी उसको अगली बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो एनालिसिस करके आपको ध्यान रखना है। फिर भी मान लो आज की गलती कल फिर रिपीट हो गई, लेकिन उसके बाद तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बार बार में तो नहीं होगी, आपको फिर पता लगने लग जाएगा कि यार हाँ इसमें ये गलती हो सकती है, ये मुझे नहीं करनी है। तो मॉक टेस्ट अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका है, कि हम घर पे मॉक टेस्ट में वो गलतियां कर लें, रियल एग्जाम में ना करें, वहां पे जाके हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्यूरेट आए। तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट को हैंडल करना है। मैंने यहाँ पे रिटर्न में भी कुछ पॉइंट दे दिए हैं, यहाँ पे आप उसको अच्छे से पढ़ के और भी समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी। अगर इस तरीके से अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर देंगे, डेली टारगेट्स को फॉलो करोगे, मॉक टेस्ट टाइम पे दोगे, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करोगे और सही अप्रोच से पढ़ोगे, सही स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर सिलेक्शन तक पहुंचना है तो चलना आज से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, देखते हैं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, अभी तो कुछ क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी हो ना हो सिलेबस थोड़ी बदल जाएगा, मैथ्स रीजनिंग तो वही रहनी है। तो आप लोगों को तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है, और एक फुल जज्बे के साथ में अभी से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। और हम लोगों से जो भी हो पाएगा वो हम भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, और आपको जो भी टॉपिक्स के नए जो टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक के बारे में कोई भी वीडियो नया चाहिए हमसे, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और नया जब भी कोई लेक्चर आएगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। चलो भाई, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको कुछ और टॉपिक या कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जो सर यूट्यूब पे आनी चाहिए, आप लेके आइए, तो वो आप हम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।